चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम। अब तक हम लोगों ने कैश फ्लो को बहुत 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 सारे पार्ट्स में समझा है ना। इसमें सबसे पहला हमने उसको एक्टिविटीज में बांट दिया था, जिसमें पहली एक्टिविटी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जब पढ़ा था तो उस वक्त में हमने एक बात देखी थी कि इसके भी कुछ पार्ट्स हैं अंदर इसके कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, स्टेप 1 नेट प्रॉफिट्स का हम पता लगाते हैं। उसके अंदर हम कुछ बगैरत आइटम्स होते हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, उनको हम क्या करते हैं, ऐड लेस करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फंड्स जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस का हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ब्रॉडर लेवल पर बात यही है कुछ, बट इस कैश फ्लो के इस पूरे चैप्टर में आप अपने अगर सीनियर से पूछिएगा, सबसे ज्यादा मुश्किल बात अगर कोई है, सबसे ज्यादा मुश्किल बात और पेनफुल बात, वो शायद डिविडेंड्स की है। डिविडेंड्स कितने कंपनी को देने हैं या नहीं देने हैं, ये बात कब पता चलती है, जब प्रॉफिट्स पता चलता है। और प्रॉफिट्स कब पता चलते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि 31 मार्च को अकाउंटेंट ने अभी प्रॉफिट निकाला नहीं था कि शेयर होल्डर भिखारी बन के आगे लाओ जी लाओ डिविडेंड दो, ऐसा नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं होगा यार। क्या होना है, यहां से क्या होना है, अब यहां से हमें पहले तो ऑडिटर्स के पास हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे कि हाँ भाई डायरेक्टर्स ने कोई झोल झपाटे नहीं करे हैं और बढ़िया काम किया है। जब वो साइन कर देंगे कि हाँ जी ऑडिटेड हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर वो मेंबर्स के पास पहुंचने हैं और उनसे अप्रूवल चाहिए कि हाँ जी हमने जो ये बनाया है सारा का सारा चिट्ठा, ये ठीक है या नहीं है, इस बात के लिए आप अप्रूवल दीजिए। इस चीज के लिए ऐसी एक बड़ी सी मीटिंग होती है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐसी एक बड़ी सी मीटिंग होती है। इसमें सारे ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये वाले सारे के सारे, ये सारे डायरेक्टर्स हैं कंपनी के। इन सारे डायरेक्टर्स के सामने सारे के सारे ये मेंबर्स बैठकर ये सब लोगों के सामने ये बताया जाएगा कि हाँ जी इस साल हम लोगों ने इतने 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 प्रॉफिट्स अर्न करे हैं। ठीक हो गई बात, आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं कुछ ऐसा, कुछ एक इवेंट। ये इवेंट जो है, अगर मैं बात करूं साल 2023 के लिए, जो अभी पिछले अभी मार्च में पूरा हुआ है, साल 2023 का साल कंप्लीट हुआ है 31 मार्च 2024 को। तो उस साल के लिए हम लोगों ने ऐसी मीटिंग कब करी होगी, बताइए। 1 अप्रैल को, मार्च में मैं कहूं कि 1-1.5 महीने के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, हम लोगों ने कुछ, अगर मैं ऐसे कहूं, अगर मैं इस वाले साल की बात करूं, 31 मार्च 2021, 22 और 23, ये मैंने अपने एग्जाम्पल के लिए आप लोगों के लिए साल यहां पे लिख दिए हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि इस वाले साल के लिए जो मीटिंग हुई होगी वो कब हुई होगी, कुछ यहां पर कोई, यानी कि डेफिनेटली इस साल के बाद। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। तो मैंने कहा कुछ शायद राउंड अबाउट हम लोग 30 जून को मिले, जो आप लोग जाया करते थे करनाल और वो सब कालाम मीटिंग में जो जाते थे ना, वो यही एजीएम हुआ करती थी। तो ये यहां पर इस साल की मीटिंग यहां हुई, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूं कि इस वाले साल की मीटिंग कब होगी, जाहिर सी बात है अगले साल में होगी, ठीक है ना। तो मैंने कलर से आइडेंटिफाई करवाया आप लोगों को कि इनकी मीटिंग्स कब होगी। ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है कंपनी लॉ में, मैं पढ़ाता हूं, जहां पर हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि मीटिंग्स कब होनी चाहिए, इनका कोरम कैसे होगा, क्या क्या मैटर्स डिस्कस होंगे, कैसा नोटिस दिया जाएगा, ये पूरा पढ़ने की चीज है। बहरहाल अभी क्लास 12th लेवल पर अब बस आप इतना समझिए कि ये मीटिंग होनी है। एंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज कि ये साल कंप्लीट होने के बाद होती है।
ठीक है जी। अब क्या हुआ, इस मीटिंग में क्या क्या करना है, डायरेक्टर्स को बताना है ओनर्स के सामने। ओनर्स, आपने हमें अपॉइंट किया था ना बिजनेस कराने के लिए, तो हम लोगों ने क्या क्या बिजनेस किया है, बिजनेस अफेयर्स कैसे कैसे हुए हैं, ये हम साल 2022-23 में बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने कैसा बिजनेस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये बात आप लोग के समझ में आ गई है, समझ लो 50% गेम समझ में आ गया आपको, कि मैं अगर आज मीटिंग कर रहा हूं तो मैं ये पिछले साल के मैटर्स को डिस्कस कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, डिविडेंड जो है साल के आखिर में प्रॉफिट्स के पता चलने के बाद उसकी घोषणा की जाती है, अनाउंस किया जाता है। एंड द मोमेंट कि जिस दिन आपने उसको अनाउंस कर दिया है, उसी दिन से आपके ऊपर वो लायबिलिटी बन के खड़ी हो गई, जो कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करनी है। अगर आपने उन 30 दिनों में पेमेंट नहीं किया है तो वो कहलाएगा डिविडेंड पेएबल, एंड टिल द टाइम यू आर नॉट पेइंग इट, इट विल बी सो कॉल्ड रिगार्डेड एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी एज पर शेड्यूल 3। ये बहुत बहुत अजीब बातें बोली है मैंने अभी इस पिछले कुछ सेकेंड्स में। मैं क्या बोल रहा हूं, द मोमेंट यू अनाउंस प्रपोज डिविडेंड, इट बिकेम योर कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट विल बी शोन अंडर द नोट्स टू अकाउंट। मैं बात करूंगा, द मोमेंट यू अनाउंस्ड प्रपोज डिविडेंड, इट बिकेम योर कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि वो पैसा 30 दिन के अंदर अंदर पे हो जाएगा। बात ये होती है कंटिंजेंट की कि वो हो भी सकता है लायबिलिटी बने, हो भी सकता है ना लायबिलिटी बने, इसलिए हम उसको कंटिंजेंट बोल रहे हैं, क्योंकि हम उसको 30 दिन के अंदर अंदर पे ही कर देंगे। लेकिन अगरचे वो पे नहीं हो सका, अगरचे वो टोटल फाइनल पेमेंट नहीं हो सका, उस दिन हम उसको अपनी लायबिलिटी बनाएंगे। गॉट इट? वी विल डिस्कस इट फर्दर। तो पॉइंट यहां पर मेरा ये आया कि हमने इस दिन हमने इसके प्रॉफिट्स एनालाइज करे। नीले वाले साल में लाल वाले साल की एजीएम हो रही है, और उस दिन हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल अफेयर्स मेड इन 21-22, और इस दिन बोर्ड अनाउंस कर रहा है प्रपोज डिविडेंड, और इस दिन वो कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करी जाएगी टिल द टाइम अलाउड फॉर पेमेंट, और उसके बाद जो है इट विल बी रिकॉर्डेड एज करंट लायबिलिटी इन द अकाउंट एज डिविडेंड पेएबल। ये प्रपोज डिविडेंड का चिट्ठा समझ में आया कि कंटिंजेंट है या नहीं है? इसको छोड़ते हैं एक मिनट के लिए, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट मैटर समझाने के लिए, लेकिन बहरहाल द पॉइंट हियर इज कि आपको प्रपोज्ड डिविडेंड का चक्कर समझ में आया कि पहले हमने अपना पूरा साल कंप्लीट किया, उसके बाद नोटिसेस देकर लोगों को बुलाया, उन लोगों को बुलाकर हमने उनको सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करवाए, फिर उसके बाद हमने डिविडेंड की घोषणा करी, और उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर हमारे पास डिविडेंड भी आ गया। बेटा बहुत संभाल के बैठिएगा, वायर ना हिले। उस दिन के 30 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने डिविडेंड पे भी कर दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्या सर डिविडेंड ऐसे ही बांटे जाते हैं? क्या सर डिविडेंड ऐसे ही बांटे जाते हैं? बताइए। अरे सर मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा साल यहां पर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2021 में, मुझे तो इतना शानदार प्रॉफिट्स नजर आ रहे थे इस पीरियड में, मैंने तो अपने शेयर होल्डर्स को ये सोच रहा हूं कि मैं अभी के अभी इसी साल में मेरे इतने बम्पर प्रॉफिट्स हुए हैं कि मैं उसी साल में ये प्रॉफिट्स देना चाहता हूं।
ये गुनाह कर दूंगा मैं? हैं? मैंने क्या बात कही, सुनिएगा। ये क्या है, ये तो पता चला ना आपको, ये क्या है? प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं इस वाले साल में मैंने बहुत बम्पर प्रॉफिट्स करे, और ये खुशी, ये रिगार्ड मैं अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहता हूं। नहीं दे सकता? क्या लाजमी है कि मैं पूरे साल को कंप्लीट होने तक का इंतजार करूं और फिर उसके 3 महीने के बाद में एनुअल जनरल मीटिंग करवाऊं और वहां पर मैं उनसे कहूं कि हाँ प्रपोज डिविडेंड होगा तब बांटूं? आज नहीं बांट सकता मैं। साल के बीच में अगर मैं प्रॉफिट्स बांटने की बात कर रहा हूं, साल का बीच होने की वजह से मैं इसको कहता हूं इंटरिम डिविडेंड। क्या पुकारता हूं? इंटरिम डिविडेंड। मैं जो फाउंडेशन इस वक्त आप लोगों के दिमाग में रख रहा हूं, बिल्कुल कोरे कागज हैं, आप उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इवन शायद बुक्स में भी नहीं है, लेकिन इसका कंफ्यूजन बुक्स में भरपूर है। मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर किसी का ध्यान चूके, छूटे, तो वो फौरन हाथ उठा दे, ठीक है ना? मैं उसी के साथ एग्जांपल ले लूंगा, आपको ह्यूमिलेट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो मैंने ये बोला कि नॉर्मल रूटीन पे मैंने अपने फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने के बाद डिविडेंड प्रपोज किया, ठीक है? बट अगर मुझे ज्यादा ही बम्पर प्रॉफिट्स हो रहे थे तो मैंने साल के बीच में ही प्रॉफिट्स बांट दिए। इन दोनों डिविडेंड के नामों में फर्क है। ये वाला क्या कहलाएगा? प्रपोज डिविडेंड, और इस वाले को मैं कहता हूं इंटरिम डिविडेंड। ठीक हो गई बात? यहां तक बात ठीक है? समझ में आ गई है? ओके, वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, आप देख लीजिएगा पीछे का। सॉरी। अब जरा इसको अकाउंटिंग के एंगल से समझते हैं। इसी बात को जो भी अभी हमने डिस्कस करी है, इसको अकाउंटिंग के एंगल से समझते हैं। ये साल 2021, 22, 23, 24 मैंने साल 2021-22 में अपना फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया है। कोई प्रॉब्लम? फ्रेश बिजनेस इसी पीरियड में मैंने स्टार्ट किया है। ओके जी, 5 लाख रुपीज मैंने प्रॉफिट से कमाए। प्रपोज डिविडेंड दे दूं? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता प्रपोज डिविडेंड? क्योंकि वो उसी साल में है। अभी तक प्रॉफिट्स का फाइनलाइजेशन होने के बाद यहां कहीं आपको प्रपोज डिविडेंड बांटना होगा। हाँ, आपको इंटरिम डिविडेंड देना है सर, दे दीजिए। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रपोज डिविडेंड हियर। ये बात ठीक है जी? अब क्या हुआ, इस तिजोरी में मैंने 5 लाख रुपए डाल दिया। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस तिजोरी? ऑब्वियसली 5 लाख सर, क्योंकि सर पहले तो कुछ था ही नहीं यहां पर। मैं कह रहा हूं पहले तो ये 0 था, अब यहां पर 5 लाख हो गया, नो प्रॉब्लम। अगला साल मेरे 8 लाख के प्रॉफिट्स का आया, ठीक है? मैंने फिलहाल तिजोरी बदल दी, जो इसके पैसे थे वो मैंने नई तिजोरी में लाके डाले, इस वाले में। इस नई वाली तिजोरी में इस प्रॉफिट्स के, अगर मैं मान लूं कि एक दिन प्रॉफिट नहीं आया है, एक ही बार में प्रॉफिट आ गया है, मैं मान लूं एक मिनट के लिए, तो मैं ये कह रहा हूं इस प्रॉफिट्स के पड़ने के बाद मेरी इस तिजोरी में कितने पैसे होंगे? 13 लाख, नो प्रॉब्लम, ठीक है? इस दिन मुझे डिविडेंड मैंने प्रपोज कर दिया था इस पीरियड का। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? इस दिन मैंने इस पीरियड का डिविडेंड प्रपोज कर दिया था, तो कौन सी तिजोरी में से निकलेगा? वुड वाली से या रेड वाली से? रेड वाली से निकलेगा। सोच के बोलिएगा, वुड वाली से या रेड वाली से? अगर आप लोगों का कंफ्यूजन यह है कि ये रेड वाली से निकलेगा, तो इसका मतलब आप लोग ये समझते हैं कि वो वाली तिजोरी अभी भी जिंदा है। नो, वो मर चुकी है। उसका बैलेंस सारा का सारा यहां आ चुका है, और अब इस तिजोरी में उस प्रीवियस तिजोरी के बैलेंसेस भी आ चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं इस तिजोरी में 13 लाख रुपीज हैं। मैंने ये कहा कि प्रपोज डिविडेंड इस साल का
for the year ended 31st of March 2022, our proposed dividend was 3 lakhs. What should be my closing balance of wood तिजोरी? 10 lakhs. No problem. कोई दिक्कत तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया। तो मैंने 10 lakhs लिखा। अब मैंने कहा अब उस साल में मुझे 12 लाख रुपए मैंने कमाए, ठीक है। इस तिजोरी को मैंने काला कर दिया, ठीक है, रंग बदल दिया मैंने। इस तिजोरी का ओपनिंग बैलेंस क्या है? मेरा सवाल ध्यान से सुनो। इस तिजोरी का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 10 लाख। अब इस प्रॉफिट को पढ़ने के बाद इसमें कितना बैलेंस आ गया? 22 लाख। मैं ये कह रहा हूं मुझे इस पीरियड के कैश फ्लोज को एनालाइज करना है। The dividend for which financial year is relevant here? कौन से फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड यहां पर रेलेवेंट हैं, ये बता दो मुझे। सर मैं तो 23-24 डील कर रही हूं, क्या कर रहा हूं? मेरे लिए तो सर 23-24 ही इंपॉर्टेंट होगा बस। बताओ बताओ सर, मेरे लिए मैं तो कैश फ्लो सर 23-24 डील कर रही हूं, तो मेरे लिए तो 23-24 इंपॉर्टेंट होगा बस। बताइए। नहीं, मेरे लिए रेलेवेंट है 22-23 वाला साल। और मैं ये बता रहा हूं फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 मैंने 6 लाख रुपीस का डिविडेंड बांटा है। तो मेरे इस तिजोरी से कितने पैसे निकले हैं? 6 लाख। एंड दैट 6 लाख वाज पेड इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये बात अगर समझ में नहीं आई हो तो एक्सेप्ट मत करना, घोड़े खोल देगी ये बात। और मैंने, यकीन जानिएगा, इस बात को ऐसे समझाने के लिए अराउंड 3 दिन लगाए हैं। 3 दिन में मैंने ये सोचा है कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे ये बात। इस चीज का, एक मिनट, इस चीज का बस सिंपल इतना सा कंक्लूजन है, आप लोग के टीचर्स में भी स्कूल में पढ़ाएंगे शायद, वो सिंपली इतना सा कहेंगे, द डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज पेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी पिछले साल का डिविडेंड हो उसको रेलेवेंट मानो, इस साल के डिविडेंड को इररेलेवेंट मानो। बात खत्म। और कुछ कोई भी कुछ नहीं बताएगा। कौन सी एजीएम, कैसी एजीएम, कहां पे पैसा, क्यों पैसा, ये तिजोरियां, ये फलाना, ये ढिकना, ये कुछ भी कोई भी नहीं बताएगा। मुझे नहीं मालूम, अगर आप लोगों के टीचर्स ने बताया हो, वेल विशेस फॉर देम, अगर किसी ने पढ़ाया है ऐसे तो। लेकिन इस चीज के लिए रेलेवेंस जो है वो आप प्लीज समझिए मेरी बात। हम लोगों को, क्योंकि एजीएम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की इस फाइनेंशियल ईयर में हो रही है, आप जब देखेंगे ये बातें वीडियोस में, जब देखेंगी तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। मैंने बहुत लेट आज स्टार्ट किया क्लास, उसके बावजूद भी आप लोग लेट हो गए। मैंने काफी लेट स्टार्ट किया क्योंकि मुझे आज इंपॉर्टेंट चीज पढ़ानी थी, और वो इत्तेफाक है कि देखिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूं मैं, तो इसलिए आप लोग अगर कनेक्ट नहीं कर पाए तो डोंट फील पेनफुल, आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, मैं आज अपलोड कर दूंगा उसको। मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इस सब चीजों का कंक्लूजन है वो क्या है, कि मेरे लिए साल 2023-24 में, साल 2023-24 का जो डिविडेंड होगा वो मैं पे करूंगा 24-25 में। लेकिन साल 2023-24 में क्या कोई डिविडेंड पे हुआ है? यस। कौन से फाइनेंशियल ईयर का? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। क्या इस फाइनेंशियल ईयर में कोई डिविडेंड पे हुआ है? यस। कौन से फाइनेंशियल ईयर का? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। क्या इस फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रपोज डिविडेंड पे हुआ है? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये नई कंपनी थी, फ्रेश स्टार्ट हुआ था। ये बात समझ में आई मेरी? समझ में आ गई? हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया करते थे व्हेन वी वर इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन। हम पुरानी, आपके बाबा दादा आपको खैर बता के गए होंगे कि पार्टनरशिप पढ़ते थे आप बच्चे शायद कभी अप्रैल मई जून में, फिर उसमें हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया करते थे। कुछ यादें होंगी पुरानी आपको उन बातों की। तो उसमें हम लोग क्या करते थे बेटा?
पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या काम था हमारा? एक मिनट लाइट जला दीजिएगा बेटा, एक लाइट जला दीजिए बेटा। क्या करते थे बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स किया करते थे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, जो भी हमारी तिजोरी में पहले का बैलेंस रखा हुआ था उसमें से कुछ प्रॉफिट इस साल आया, और जो भी प्रॉफिट इस साल आया उसमें हमने उनको सबको बांट दिया। दैट वाज इट। ठीक है ना? आप लोगों को आपकी बुक से थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूं यहां से मैं, एंड दैट्स फॉर अ रीजन। आप लोग मेरे साथ ही चलेंगे, आपके लिए मजबूरी है, मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा आप लोगों को। एक पॉइंट ऐसा आएगा मैं आपसे कह दूंगा कि अब आप लोग बुक के रास्ते जा सकते हैं, लेकिन टिल द टाइम आई फील दैट कि आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए हैं, मैं आपको तब तक अलाउ नहीं करूंगा उस मोमेंट तक। तो हम क्या करने वाले हैं अभी? बुक करेगी एड और लेस की लैंग्वेज, हम खेलेंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स की लैंग्वेज। ठीक है? एक मोमेंट आएगा मैं आपसे कह दूंगा आप एड लेस ही करिए। ये पार्ट जो मैं इस वक्त आप लोगों को करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा एज अ वर्किंग नोट। हमें करना है ऐड और लेस ही, बट वो हम प्रेजेंटेशन बाद में करेंगे। फिलहाल पहले सीख लें, समझ लें, क्योंकि कई मर्तबा वही चीजें आपको लगेगा कि हम ऐड कर रहे हैं और कई मर्तबा आपको लगेगा सही तो आपने लेस बताया था हमें, तो कंफ्यूजन होने वाला है भरपूर। इन सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैंने ये कहा है कि हम अकाउंट बनाएंगे। सही है जी? तो एप्रोप्रिएशन में जब भी कभी भी किसी पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट्स दिए जाते थे तो वो क्रेडिट्स में लिखे जाते थे। शाबाश, आप लोगों का कंसंट्रेशन पूरा है मेरे साथ। वो डेबिट्स में लिखे जाते थे, और जो प्रॉफिट आता था वो कौन से रास्ते से आता था? क्रेडिट साइड से। क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल इन क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वही वाला रूल यहां पर लग रहा है। तो जब भी कभी भी अगर ओपनिंग बैलेंस में प्रॉफिट होंगे तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर लॉसेस होंगे तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी एप्रोप्रिएशन हम कर रहे होंगे, एप्रोप्रिएशन के अल्फाज से आप लोग सिग्निफाई कर पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? प्रॉफिट्स का वो टुकड़ा उठाकर किसी के लिए रख रहे हैं, इट्स नॉट अ चार्ज, इट्स अ एप्रोप्रिएशन। इस पर टैक्सेशन के बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हां हम फिलहाल अपने जखीरे को, उस जखीरे में से कुछ हिस्सा हम सजा के रख रहे हैं। दैट इज एप्रोप्रिएशन। आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं यहां पर इस वक्त बात को? तो मेरा पॉइंट ये है कि मुझे ना ये सब पता है कि मेरे इस बक्से का ओपनिंग बैलेंस क्या था। समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब आपके लिए एक सवाल आ रहा है। मुझे ये मालूम है कि इस मेरे बक्से का ओपनिंग बैलेंस 10 लाख था। मुझे यह बताया गया है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 proposed dividend was 80 lakhs. Proposed dividend for the financial year 22-23 was 8 lakhs. But I don't know what is the profit of 23-24. मुझे पता ही नहीं है। Can I find it out? क्या मैं पता लगा सकता हूं? मुझे मालूम है ओपनिंग बैलेंस क्या है, मुझे मालूम है क्लोजिंग बैलेंस क्या है, मुझे यह भी मालूम है इस साल इसमें से कितने प्रॉफिट्स निकाले गए होंगे। क्या मैं ये पता लगा सकता हूं कि इसमें कितने पैसे आकर पड़े हैं? जरा एक मिनट जरा बातों करना जरा अकाउंट्स के साथ, जरा अपनी एक छोटा सा पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सब करो। जल्दी वाला जरा प्लीज बेटा। ये फिगर मैं छुपा रहा हूं, ठीक है जी? ये बताया गया है कि प्रपोज डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर
22-23 is 6 lakhs and for the financial year 23-24 is 10 lakhs. मैं चेंज कर दी फिगर मैंने. Proposed dividend for the financial year 23-24 is 10 lakhs. Proposed dividend for the financial year 22-23 is 6 lakhs. Tell me what is the profit for the financial year 23-24? कैसे करेंगे? सब चीजें हैं तो सही दे रखी है ना, ये है ना, ये है, ये है, ये है. एक फिगर और मैं बता रहा हूं 10 lakhs वाली आपको, वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 वाली है. आप लोग समझिए उसको कैसे करेंगे. बताइए, आया नहीं आया आंसर? मेरा सवाल फिर से सुन लें. इस साल मैंने कितने प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, ये बात आप लोगों को बतानी है बाय फिगरिंग आउट 3 फिगर्स, दिस, दिस, 10 lakhs एंड 16 lakhs, 4 फिगर्स. इस साल के लिए ये 10 लाख वाली फिगर क्या है? ओपनिंग बैलेंस. इस साल के लिए ये फिगर क्या है? क्लोजिंग बैलेंस. इस साल के लिए रेलेवेंट प्रोपोज्ड डिविडेंड इस साल वाला है या पिछले साल वाला है? पिछले साल वाला है, यानी कि 10 lakhs की फिगर इज इररेलेवेंट है. ठीक है जी. तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 lakhs, टू बैलेंस कैरीड डाउन 16 lakhs, टू proposed dividend 6 lakhs, बाय प्रॉफिट 12 lakhs, बैलेंसिंग फिगर हो गया. क्या प्रॉब्लम है? अब आप इसको एडलेस की लैंग्वेज से समझ लो, चाहे आप इसको अकाउंट की लैंग्वेज से समझ लो. कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. ठीक है जी. कौन सा 16 है? ये वाला 16 वो लिखा हुआ तो था ना उसमें. ये है ना 16 lakhs दिया हुआ था ना पहले से ही. जरा देखिए, जरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पढ़िएगा ध्यान से. इलस्ट्रेशन नंबर 15 प्लीज बेटा. ये है साल 2022, ये है साल 2023. समझिए आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का है आप लोगों को. बना लिया सर. आगे लिखा हुआ है डिविडेंड प्रपोज्ड फाइनल फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 22 and 31st of March 2023 were 3 lakhs and 350,000 respectively. सर हमसे कौन से पीरियड की बात पूछी जा रही है? 31 मार्च 2023. तो सर जाहिर सी बात है हम प्रपोज डिविडेंड भी 31 मार्च 2023 वाला ले लेंगे. नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? 31 मार्च 2023 वाला ले लेंगे ना हम लोग. ये सर बैकवर्ड, ये सर बहुत ट्रेडिशनल अप्रोचेस से पढ़ा रहे हैं, आप इतना पीछे क्यों जाएंगे? हम रीजन फिगर आउट करो उस बात का, क्यों हम पिछले साल वाली डेटा को इस साल पे कराएंगे और इस साल की तिजोरी से उसको निकालेंगे. इसको इमेजिन करते रहना, वरना आप लोग इंटरिम में कंफ्यूज हो जाओगे. हम अभी आगे करेंगे, इसको सॉल्व करो पहले जल्दी वाला. जरा मुझे नेट प्रॉफिट बताओ कितना है? नहीं, जब आपको स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं कि 31 मार्च 2022 को 5 लाख था,
और बैलेंस जो 31 मार्च 2023 का है वो आपको स्पेसिफिकली कह रहे हैं 8 लाख से, तो आप कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? वो तो बैलेंसेस लिखिए बस, आप तो बस बैलेंसेस लिखने का काम करिए, बाकी और कोई काम मत करिए। वो होगा, वो सारा अप्रोप्रिएशन का अकाउंट तैयार करके दे देगा आपको। हाँ बेटा प्लीज एवरीवन कॉन्सेंट्रेट ऑन दी बोर्ड प्लीज। देखिएगा मैंने क्या किया है इसके लिए। हमसे कहा गया 31 मार्च 2022 को क्या बैलेंस है, 5 lakhs का, तो मैंने उसको 5 lakhs यहां लिख लिया। जो बैलेंस क्लोजिंग था वो मैंने यहां लिख लिया, टू बैलेंस कैरी डाउन। और क्या कहा गया था मुझसे, डिविडेंड प्रपोज। कौन सा वाला रेलेवेंट है, 3 लाख या 3,50,000? 3 लाख वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहां पर जाकर मैंने लिखा प्रपोज डिविडेंड 3 लाख। सर ये बात समझ में नहीं आ रही बस हमें कि सर जब फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात कर रहे हैं तो 2022 का आप क्यों बार बार इसको पकड़ रहे हैं? इस बात में कंफ्यूज मत होना, बस इस बात को बहुत अच्छे से नॉट बांध देना। सही है जी। अब इसका यार एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में पहले 5 लाख थे, सुनना प्लीज एवरीवन, प्लीज मेरे साथ सब लोग पेन छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए। आपकी जेब में 5 टॉफियां थी पहले, आपकी जेब में 1 दिन के बाद आज 8 टॉफियां हैं। आप मुझे ये बात पता है कि आपने 3 टॉफियां किसी और को भी दे दी हैं, तो आपके पास किसी ना किसी से टॉफी आई थी, इसका मतलब समझ रहे हो मेरी बात? ये इस पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास पहले से 5 टॉफियां थी, आज इसके पास 8 टॉफियां हैं। ये पता है कि 3 टॉफियां इसने किसी को दी हैं। यार हिसाब तो मैच हो ही नहीं रहा। इसका मतलब यह है किसी ना किसी से इसके पास टॉफियां और आई थी, ये हमें पता लगाना है। और वो जो टॉफियां आई हैं वो आई हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां पर इस जगह पर मैं ये पता लगाऊंगा कि जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो है 6 लाख। आप लोग की क्या फिगर्स आ रही थी? क्यों? कुछ नहीं था वो पेमेंट की बात है। वो आपने कितना पे किया है, कितना नहीं पे किया है, दैट विल बी इन द लाइबिलिटी। बट आपने तिजोरी से कितना निकाला, वो तो पूरा का पूरा अमाउंट निकाल लिया ना, इसलिए। ये बात समझे आप लोग? ये बात समझ गए आप लोग? अब मैं अगर इससे इस बात को ये कहूं कि आप इसको एडलेस की लैंग्वेज में लिखिए, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? और मुझे ये फिगर कैलकुलेट करके बताइए, क्या प्लस क्या माइनस क्या इज इक्वल्स टू दिस। मैं बताऊं? दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस। देख लीजिए। समझ में आ गई बात? ये अगर मैं सिर्फ इस रास्ते से जाऊंगा और कभी लॉसेज आ गए तो आप लोग बोरा जाएंगे, इसलिए मैं हमेशा इस रास्ते से जाऊंगा, हमेशा। आप लोग मेरे साथ नहीं है, कुछ लोग जो लेट आए हैं ना, मैं उनकी फिक्र नहीं कर रहा फिलहाल, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन जो लोग प्रेजेंट हैं मैं उन लोगों को बार बार कॉन्सेंट्रेटेड देख रहा हूं, वो लोग कहीं कनेक्टेड से नहीं फील कर रहा हूं मैं उनको, कहीं लॉस्ट है शायद। आप लोगों को ये बात समझ में आई है नहीं, ये बता दीजिए मुझे बस, ठीक है? अच्छा जरा ये बताइएगा फिर, जरा देख के बताइए। आई थिंक मुझे वीडियो होल्ड कर देनी चाहिए। मैं कह रहा हूं बक्से का ओपनिंग बैलेंस क्या है बेटा? 2,50,000। बक्से का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 4,50,000। इस बक्से से कौन सी वस्तुओं के लिए हमने पैसा निकाला है? सबसे पहला कौन से वाले साल का? 1,50,000 या 1 लाख? 1,50,000 लॉक्ड। ठीक हो गई बात।
एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50,000। सर इंटरिम डिविडेंड तो अगले साल हुआ होगा ना, इसी साल का है। कौन से वाले साल की बात कर रहे हैं? 22 वाली बात कर रहे हैं ना, ये तो पिछले साल का है ना। मतलब हम कौन से फाइनेंशियल ईयर में हैं? 23-24 में हैं हम। 22-23 में है। तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में आती है डेट, ये वाली 22-23 में, यानी कि हमारे साल के लिए है ये। तो हम इसको लिखें नहीं लिखें? लिखें, यानी कि हमें उसी बक्से में से निकाला होगा ये पैसा। ठीक हो गई बात। एक बात बताओ, आपके एक थे ना, वो एक खानदान था ना आपका, ये इक्विटी वाले थे, ये प्रेफरेंस वाले थे। इक्विटी वालों के बाद प्रेफरेंस वाले आते हैं या इक्विटी वालों से पहले प्रेफरेंस वाले आते हैं? एक बड़ा चक्कर हो गया बाबा। इक्विटी वालों को तो पैसे मिल रहे हैं, प्रेफरेंस वालों को नहीं दिए। क्या बात है सर, प्रेफरेंस वालों को तो कहा ही नहीं गया हमसे। नहीं कहा गया तो आपने तो नहीं दिया, धोखा दे दिया उनको। दैट वॉज द बाउंसर आई कॉल्ड, कि आपको कहा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर अगर इंटरिम वालों को, अगर हम इक्विटी वालों को डिविडेंड बांट रहे हैं, भले ही से इंटरिम या फाइनल, तो समझ लो पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलना लाजमी है, देना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फाइनल डिविडेंड इक्विटी वालों को तो दे दिया, या इंटरिम डिविडेंड इक्विटी वालों को तो दे दिया और प्रेफरेंस वाले मुंह ताकते रह गए। ऐसा कभी नहीं होगा। दैट इज अ साइलेंट अजम्पशन कि आप लोग को ध्यान रखना ही है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने पहले बैलेंसेस लिखे, प्रोपोज डिविडेंड लिखा, अब हमने यहां पर इंटरिम डिविडेंड भी लिखा, अब हम यहां पे लिख रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ये समझे बात आप लोग? देख लीजिए ध्यान से। इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट देख लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट, किस अमाउंट पर कितना? सर फेस वैल्यू 5 लाख है तो उसका 10% मतलब 50,000, इसलिए मैंने उसको यहां लिखा और फिर मैंने फिगर यहां से कैलकुलेट करवाई, कितनी आती है? 4,50,000। इसका मतलब यह है कि इस साल प्रॉफिट हुआ होगा 4.5 लाख रुपए का। ये रिवर्स बैक कैलकुलेशंस है। नहीं, हाँ 23-24 में बना रहे हैं, ठीक है, फॉर 22-23 रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ये वाली बात पढ़ी बेटा, नीचे वाली डिविडेंड, ये प्लीज नोट लिखिएगा आप अपने पास। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज पेड इफ डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स वेदर इंटरिम और फाइनल। ये बात जरूर लिखिएगा। दूसरा टाइम बताओ क्या हो रहा है? ठीक है। इस बात को एडलेस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बेटा? नहीं 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 नहीं, हमेशा हम क्लोजिंग इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस वाले 450 से बता रही हैं आप, ठीक है बताइए। इज इक्वल्स टू 450, ये आपको मेन आंसर में लिखना होगा ऐसे। इज दैट फाइन? अब जरा बताइएगा बेटा, मेरा बच्चा जल्दी से बताइएगा और सही बताइएगा। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। हर किसी को पार्टिसिपेट करना ही है, मैं आके देखूंगा अभी।
19,80,000। और कोई फिगर? नो टू 20 lakhs। इसमें एक अजीब सी फिगर है, उसकी वजह से इसका आंसर थोड़ा सा 80,000 में जाएगा। 10% ऑन 10 lakhs इज कितना? 8% ऑफ 10 lakhs पूछ रहा हूं, ऑब्वियसली 80,000। आपके लिए क्वेश्चन बदल दिया जाए, 19,80,000। किसी और का कोई और आंसर तो नहीं आ रहा, मैं इतना पूछ रहा हूं। आई एम स्टिल स्ट्राइविंग फॉर द मेन आंसर। मैं ढूंढ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए, मैंने आपके आंसर को गलत तो नहीं कहा। हाँ जी, कितना आ रहा है मेरा बच्चा? चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। सही है, समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, ये वाला क्वेश्चन कर लेना यार, कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात डिस्कस कर रहा हूं, कल हम इसका फाइनल डिस्कशन कल करने वाले हैं। मेरा बच्चा सुनिएगा प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से मैंने प्रपोज्ड डिविडेंड को बहुत बहुत कॉशियसली आप लोगों के सामने रखा है, बिल्कुल उसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कैश फ्लो चैप्टर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये मींगे हिला देता है यहाँ की। अगर ध्यान से नहीं समझ में आया तो अब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। मेरा कहना यह है, जैसे ही मेरा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, ये वाला यहां से यहां तक का, मुझे एक बात बताइए, क्या मैं उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट कह सकता हूं अगर मैंने उसके अंदर टैक्सेस का इनकॉर्पोरेशन नहीं किया है? सवाल समझे मेरा? यानी कि जब भी मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट कहूंगा, मैं कहूंगा तभी जब उसके अंदर टैक्सेस इनकॉर्पोरेट हो गए हैं। एज इजी एज दैट। मैंने एक बात कही, मुझे मालूम है कि जब भी कभी भी मैं साल कंप्लीट करता हूं, इस साल का टैक्सेस, इस साल के टैक्सेस का असेसमेंट होता है आगे चल के, आगे वाले साल में। ये बात समझे आप लोग? नहीं समझे हैं? जैसे ही साल 2024 कंप्लीट हुआ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएंगे और वो इस नीले वाले साल में बैठकर ये देखेंगे कि मैंने रेड वाले साल में कितना पैसा कमाया था, और वो मेरे बनाए हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैठ के असेस करेंगे कि मैंने कितना पैसा कमाया था। ठीक हो गई बात? तो फाइनल असेसमेंट जो होगा वो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद होगा, ठीक है ना? लेकिन मुझे एस्टिमेटेड बेसिस पर इस साल के कंप्लीट होने से पहले पहले अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ेगा कि मैंने अस्यूम करा है कि मैंने इस बार इतने के प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, और मैं अस्यूम करता हूं कि 30% ऑफ इट कम्स आउट टू दिस मच ऑफ अमाउंट। अब वो अमाउंट ठीक होगा या नहीं होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। एस्टिमेटेड बेसिस पर मैं वो अमाउंट
यहीं ही लिखूंगा, लेकिन फाइनल लायबिलिटी जहां बनाई जाएगी। है कुछ कुछ प्रोपोज डिविडेंड जैसा ही, लेकिन प्रोपोज डिविडेंड में फर्क यह था कि ऑन द डेट ऑफ 31st ऑफ मार्च ऑफ बैलेंस शीट प्रोपोज डिविडेंड मेरी बैलेंस शीट में नहीं था, बट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के केस में 31st ऑफ मार्च को प्रोविजन फॉर टैक्स होगा। एंड दिस मेक्स टोटली डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस एडजस्टमेंट। इसलिए इस बात को अब हम यहां से सीखेंगे। टैक्स पेड, जो भी हमने टैक्स पे कर दिया है इस साल, इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी हमारा कैश जनरेट हुआ है पूरे साल में, हम उसमें से उस टैक्सेस को घटा देंगे। ठीक हो गई बात। अब अगर प्रोविजन फॉर टैक्स इन केस हमारे पास, चलो मैं इसको बाद में ही बढ़ा दूंगा, अब मैं इस वक्त कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इस बात को, और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि वो उनको दूसरे बैच में जाना है, तो वो लोग हम प्लीज 3:30 बजे तक यहाँ तक लॉक कर लें। तो अभी अगर आप लोगों के जिन दिनों में एग्जाम्स नहीं है, प्री बोर्ड्स नहीं है, तो क्या हम लोग 2 बजे मिल सकते हैं? क्योंकि फिर हम अदरवाइज हम फिर पीछे हो जाएंगे। ये 50 मिनट 40 मिनट ही पढ़ पाते हैं, अगर हम डॉट 1 घंटे को नाप के चलेंगे अगर, तो पढ़ाई जो होती है वो 40-45 मिनट की हो पाती है, और उसमें मेरा भला नहीं होगा। तो कल आप लोग जाने वाले हैं स्कूल सब लोग? नहीं, तो कल हम लोग 2 o'clock मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।